in this series of videos related to some topics on economics. तो अब तक हम लोगों ने बात किया कि इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं. लास्ट अगर मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने चर्चा किया कि इन्फ्लेशन क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. तो जस्ट टू बिगिन एज टू व्हाट इन्फ्लेशन इज कि इन्फ्लेशन का मतलब राइज इन द प्राइस लेवल और कॉज्ड बाय द fall in the value of money, fall in the purchasing power of the currency. इन्फ्लेशन कितने टाइप्स के वो मैं जस्ट एक बार आप लोगों के सामने रख दूं. डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड स्टैगफ्लेशन. आज हम लोग स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन्फ्लेशन, व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन. So there are 5 different reasons which cause inflation. There are 5 different reasons due to which we experience inflation. We have number 1 as public expenditure. Number 2 is deficit financing. Number 3 is erratic industrial performance. Number 4 is inadequate agricultural production. And number 5 is upward revision of the administered prices. हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉइंट से कि पब्लिक एक्सपेंडिचर से किस तरीके से इन्फ्लेशन होगा. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है? एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट विच आर ऑफ नॉन प्रोडक्टिव नेचर. जो नॉन प्रोडक्टिव नेचर का एक्सपेंडिचर है उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा. तो जब सरकार इकोनॉमी में खर्च करती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, ट्रांसफर पेमेंट्स को करने में, तो होगा क्या कि इकोनॉमी में परचेजिंग पावर जाएगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगा, लोग उस परचेजिंग पावर से डिमांड करेंगे. तो डिमांड तो हो रहा है बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, and because government is spending, people have an increased purchasing power which will force them to demand more. अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? उस बढ़े हुए डिमांड को सपोर्ट करने के लिए आपकी इकोनॉमी में सप्लाई में कोई राइज नहीं हुआ, क्योंकि ये सारा जो एक्सपेंडिचर है ये अनप्रोडक्टिव नेचर का है. इससे हमने प्रोडक्शन को किसी भी तरीके से नहीं बढ़ाया. तो हुआ क्या कि सरकार ने खर्च किया, लोगों के पास परचेसिंग पावर आया, लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया, लेकिन उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपकी इकोनॉमी में कहीं से सप्लाई नहीं बढ़ा. क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हमने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया. तो सेम सप्लाई लेवल पे इंक्रीज डिमांड, उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगा. इट कॉजेज इन्फ्लेशन. जो दूसरा पॉइंट है वो है डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी. तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है. डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब हुआ कि जब सरकार के पास बजटरी डेफिसिट है, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार डिफरेंट सोर्सेज से फाइनेंस लेती है, बोरोइंग्स करती है, लोन्स रेज करती है. तो जब फाइनेंसेस रेज किए गए, बोरोइंग्स को बढ़ाया गया, लोन लिया गया, इसलिए लिया गया क्योंकि सरकार के पास बजटरी डेफिसिट है. डेफिसिट कहने का मतलब सरकार के पास खर्चे ज़्यादा हैं, उस हिसाब से रेवेन्यू कम है. तो नतीजा ये होगा कि सरकार के पास उस बोरोइंग्स से, सरकार ने फिर से बोरोइंग्स तो कर लिया, लेकिन उस बोरोइंग्स को पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में इकोनॉमी में खर्च कर दिया. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में जैसे ही इकोनॉमी में पैसा खर्च होगा, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास परचेजिंग पावर गया. वही वाला रीज़न, परचेजिंग पावर गया, मोर डिमांड, और मोर डिमांड की वजह से क्या होगा? डिमांड राइज करेगा. क्यों? क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे कोई प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा. सारा का सारा जो एक्सपेंडिचर है वो अनप्रोडक्टिव नेचर का है. तो जब हमने अनप्रोडक्टिव खर्च किया तो इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, लेकिन उस डिमांड को सपोर्ट करने के लिए कहीं से कोई सप्लाई नहीं आया. नतीजा ये कि डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस राइज हो गया. इसकी वजह से भी आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा. तो द फर्स्ट वाज पब्लिक एक्सपेंडिचर, द सेकेंड इज डेफिसिट फाइनेंसिंग. और जो थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन कि जब आपकी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल आउटपुट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इंडस्ट्रियल आउटपुट सही नहीं है,
जब आप इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे और 1951 से जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिस साल से बनना शुरू हुआ तब से लेके अब तक इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एनुअलाइज बेसिस पे रखा गया दैट वाज अराउंड 8.2% और 8.3% हमने ये टारगेट सेट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण से, उन कारणों पे हम लोग न जाएं, तो हमने ये देखा कि हमारे वहाँ जो इन्फ्लेशन जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो इंडस्ट्रियल आउटपुट मतलब जो था वो 6.2% के रफ्तार से बढ़ा, लेकिन हमने जो टारगेट सेट किया था दैट टारगेट वाज ऑलमोस्ट 8.2%। तो नतीजा क्या हुआ कि हमारा आउटपुट कम था, लेकिन जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ती जाएगी, आपकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट होता जाएगा, तो एग्री प्रोडक्ट के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, डेवलपमेंट होने की वजह से, लेकिन उस इंडस्ट्रियल डिमांड को अगेन सप्लाई करने के लिए हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ इनएप्रोप्रिएट था। तो उस इनएप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से इंडस्ट्रियल सप्लाई नहीं हो पाया और डिमांड सप्लाई मिसमैच, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। जो चौथा पॉइंट है वो ये कि एग्रीकल्चरल आउटपुट भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल। अगर आप इंडिया के इन्फ्लेशन को उठा के देखें और जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फूड इन्फ्लेशन एक बड़ा मेजर रीजन है इन्फ्लेशन में और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसका एक मेजर कंपोनेंट है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब हमारे वहाँ आप देखिएगा तो इवन दो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, वी फोकस एंड वी इन्वेस्ट सो मच ऑन प्रोवाइडिंग द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार की नीतियां हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर, फार्मर्स को एनरिच करने के ऊपर, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं बढ़ते हुए डिमांड के हिसाब से मतलब काफ़ी नहीं है। और एबव ऑल आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन एग्रीकल्चरल आउटपुट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। अगर मानसून नहीं हो पाया तो, या स्कैटर्ड मानसून हुआ, या कहीं पे कंसंट्रेटेड रेनफॉल हो गया, तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि एग्री प्रोडक्ट हमारा उस प्रोपोर्शन में नहीं हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे जिस प्रोपोर्शन में हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो इंक्रीज्ड पॉपुलेशन की वजह से जब हम लोग उस इंक्रीज पॉपुलेशन को प्रॉपर एग्रेरियन प्रोडक्ट या क्रॉप नहीं सप्लाई कर पाएंगे, तो एग्रेरियन क्रॉप्स का जो डिमांड है वो बढ़ गया लेकिन सप्लाई कम है, जिसका नतीजा ये हो गया कि प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। इसकी वजह से भी आप ये पाएंगे कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। और आखिरी में आज का जो आखिरी पॉइंट है कि किन कारणों से इन्फ्लेशन होता है, उसमें है कि अपवर्ड रिवीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। आपने एमएसपी के बारे में सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि सरकार क्या करती कि गरीब किसानों को एक कुशन प्रोवाइड करने के लिए, गरीब किसानों के शोषण, एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए सरकार एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, क्रॉप्स के लिए। तो हर साल सरकार क्या करती कि उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ऊपर की ओर बढ़ाती है और किसानों को इनकरेज करती है कि किसान उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक आधार मान के अपने प्रोड्यूस को अपने आसपास के मार्केट्स में सेल करें। अगर वो प्राइस उनको आसपास के मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो उस प्राइस पे वो सरकार उनसे प्रोडक्ट लेने को तैयार है। तो जब सरकार का खुद का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक है कि सरकार जब उसको मार्केट में लेके आएगी, या जब लोकल मार्केट्स उस एमएसपी के आधार पे उसको बेस मान के प्रोड्यूस को परचेज करना शुरू कर देंगे किसानों से, तो उनका खुद का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा। नतीजा ये होगा कि हमारे वहाँ आप पाएंगे कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएगा। तो जब प्राइसेस बढ़ जाएगा तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन पे देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एमएसपी और एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का अपवर्ड रिवीजन भी रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशन के लिए। तो ये कुछ अहम कारण थे कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करें कि व्हाट कॉजेज इन्फ्लेशन। तो आज हमने 5 रीजंस को पढ़ा। सबसे पहला मैंने बताया पब्लिक एक्सपेंडिचर, दूसरा डेफिसिट फाइनेंसिंग, तीसरा मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल आउटपुट अगर इनएप्रोप्रिएट है तो भी इन्फ्लेशन होगा, चौथा अगर हमारे वहाँ एग्रीकल्चरल आउटपुट भी प्रॉपर नहीं है जो सपोर्ट नहीं करेगा उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होगा, और आखिरी में मैंने बताया कि अपवर्ड रिवीजन अगर सरकार करती जा रही है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होगा।
होपफुली क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।